हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम सिविक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, द इलेक्टोरल प्रोसेस। सोच के देखिए, इंडिया में इलेक्शंस करवाना ये दुनिया के सबसे बड़ी इवेंट्स में से एक है। इट्स अ मैसिव कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है और ये आखिर काम कैसे करता है? आपने कभी सोचा है कि आपका एक अकेला वोट दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को चलाने में कैसे मदद करता है? सोचो, लगभग 90 से 100 करोड़ एलिजिबल वोटर्स, इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज, इस स्केल को इमेजिन करना भी मुश्किल है। लेकिन इस पूरे सिस्टम के सेंटर में, दिल में एक सिंपल सा एक्शन है, आपका वोट। तो ये एक वोट जब करोड़ों लोगों के वोट से जुड़ जाता है तो देश की दिशा कैसे तय करता है, यही सवाल आज हम एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, तो आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले द पावर ऑफ योर वोट, यानी आपके वोट की असली ताकत क्या है। फिर द चैलेंज ऑफ फेयर इलेक्शंस, इतने बड़े देश में निष्पक्ष यानी फेयर इलेक्शन करवाना कितना बड़ा चैलेंज है। उसके बाद हम मिलेंगे इंडियाज इलेक्शन गार्डियन से, ईसीआई से। फिर हम ईसीआई के 5 सबसे इंपॉर्टेंट काम यानी 5 की जॉब्स को समझेंगे। और आखिर में वाई द रेफरी मैटर्स, यानी डेमोक्रेसी में एक इम्पार्शियल रेफरी का होना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। अपने वोट की पावर को आज समझने के लिए पहले ये याद करना जरूरी है कि ये सिस्टम, ये वोटिंग का अधिकार हमें हमेशा से नहीं मिला था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, एक फंडामेंटल शिफ्ट था, जहां हम सिर्फ शासन के अधीन रहने वालों से शासन करने वाले बन गए, सब्जेक्ट से सिटीजन्स बन गए। देखिए, पुराने जमाने में मोनार्की होती थी, मतलब राजा का शासन। पावर एक राजा से उसके बच्चों को मिलती थी, जनरेशन टू जनरेशन। इट वॉज इनहेरिटेड। आम जनता यानी प्रजा का इसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन डेमोक्रेसी ने इस पूरे सिस्टम को उलट दिया। यहां पावर जन्म से नहीं मिलती, उसे जनता चुनती है, इलेक्शंस के थ्रू। इस एक बदलाव ने सबको एक पैसिव सब्जेक्ट से एक एक्टिव सिटीजन बना दिया। मतलब अब आपको अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। यही है वोटिंग का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन। लेकिन जब आप इतने सारे लोगों को, लगभग 100 करोड़ लोगों को ये चुनने का अधिकार देते हो, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज भी सामने आता है। आप कैसे इंश्योर करोगे कि हर एक वोट ठीक से गिना जाए, और सबसे जरूरी, लोग इस पूरे प्रोसेस पर विश्वास कैसे करेंगे? हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जहां वोटर्स की संख्या नॉर्थ और साउथ अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। जब इतना कुछ दांव पर लगा हो तो चीटिंग, फ्रॉड, डराने धमकाने की कोशिश, इन सब चीजों का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, आप एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाएंगे जो इतना मजबूत हो, इतना रोबस्ट हो कि सभी लोग, चाहे जीतने वाले हों, हारने वाले हों या आम नागरिक, फाइनल रिजल्ट पर भरोसा कर सकें। यह विश्वास का, ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। और ऐसी महान चुनौती से निपटने के लिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्पेशल, पावरफुल और इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई। एक ऐसी संस्था जो इस पूरे खेल में अल्टीमेट रेफरी का रोल निभाती है। यह है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में ईसीआई कहते हैं। अब यहाँ 2 शब्द बहुत जरूरी हैं, इन पर ध्यान देना। पहला है ऑटोनमस और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल। ऑटोनमस का मतलब है स्वायत्ता, यानी ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है कि इसे खुद भारत के संविधान ने, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करती। इसका एक ही काम है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना। तो ईसीआई को उसकी सारी शक्तियां, सारी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से मिलती हैं। यह आर्टिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इस कमीशन को एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हेड करते हैं और उनकी मदद के लिए 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। और सबसे जरूरी बात, इन सभी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर। इस स्ट्रक्चर को इसलिए ऐसा बनाया गया है ताकि उन पर कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो और वो निष्पक्ष होकर इम्पार्शियली अपने फैसले ले सकें। तो अब हम ये तो समझ गए कि ईसीआई क्या है, लेकिन ये काम क्या करती है? What does the ECI actually do? चलिए, अब हम इसके 5 सबसे इंपॉर्टेंट काम देखते हैं जो इस पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को शुरू से आखिर तक सुरक्षित रखते हैं। बिल्कुल, ईसीआई के काम को हम 5 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं, जो हर इलेक्शन की रीढ़ की हड्डी होते हैं। पहला, वोटर लिस्ट्स तैयार करना। दूसरा, इलेक्शन का टाइम टेबल डिसाइड करना। तीसरा, उम्मीदवारों के एप्लीकेशंस की जांच करना यानी स्क्रूटनी। चौथा, पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता देना।
और पांचवा, चुनाव से जुड़े विवादों को सुलझाना, यानी इलेक्शन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। हाँ, तो पहला काम है वोटर लिस्ट्स यानी मतदार सूची तैयार करना। सोचो, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये लगभग 100 करोड़ लोगों का एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसे लगातार अपडेट किया जाता है ताकि हर एलिजिबल सिटीजन जो 18 साल का हो गया है उसका नाम इसमें शामिल हो, चाहे वो मुंबई के किसी हाई राइज बिल्डिंग में रहता हो या हिमालय के किसी दूर दराज गांव में, सबको वोट देने का मौका मिलना चाहिए। इसके बाद दूसरा काम, ईसीआई ही इलेक्शन का पूरा टाइम टेबल डिसाइड करती है। इलेक्शन कब अनाउंस होगा, किस दिन वोटिंग होगी, कितने फेजेस में होगी और कब काउंटिंग होगी, ये सब कुछ ईसीआई ही तय करती है। ये पूरा प्रोसेस कई हफ्तों तक चलता है। पूरे देश की नज़र इस शेड्यूल पर टिकी होती है। तीसरा, ईसीआई एक गेट कीपर की तरह काम करती है। हर कैंडिडेट को, हर उम्मीदवार को इसकी जांच से गुजरना पड़ता है। इसे कहते हैं स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशंस। ईसीआई चेक करती है कि कैंडिडेट ने सारी जरूरी जानकारी दी है या नहीं और वो चुनाव लड़ने के लिए लीगली क्वालिफाइड है या नहीं। इसेंशियली ईसीआई डिसाइड करती है कि कौन आपसे वोट मांगने के लायक है। चौथा काम है पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता देना और उन्हें उनका सिंबल अलॉट करना। जैसा आप जानते हैं, हर पार्टी का एक चुनाव चिन्ह होता है, जैसे हाथ, कमल, झाड़ू। ये ईसीआई ही अलॉट करती है। इससे बैलेट पेपर पर क्लैरिटी रहती है और कंफ्यूजन नहीं होता, और नए पार्टीज को भी ईसीआई ही रिकॉग्निशन यानी मान्यता देती है। और आखिर में पांचवा काम, जब भी इलेक्शंस के दौरान कोई विवाद होता है, कोई झगड़ा या कंप्लेंट आती है, तो ईसीआई एक ऑन फील्ड रेफरी की तरह काम करती है। छोटे मोटे इश्यूज से लेकर गलत तरीकों से चुनाव प्रचार करने तक के बड़े आरोपों की जांच ईसीआई करती है और फैसला सुनाती है, ताकि पूरा मुकाबला साफ सुथरा रहे। वैसे अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और इसी से जुड़ती है ईसीआई की सबसे बड़ी ताकत। ईसीआई सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वो एक एनफोर्सर भी है। अगर कोई भी कैंडिडेट या पार्टी रूल्स तोड़ता है, जैसे नफरत फैलाने वाली स्पीच देता है, जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करता है या रिश्वत देने की कोशिश करता है, तो ईसीआई के पास उसे पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई करने यानी अयोग्य घोषित करने का अधिकार है। तो हमने देखा कि ईसीआई के पास कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन सवाल यह है कि एक अकेले इंडिपेंडेंट बॉडी का होना इंडिया की डेमोक्रेसी की सेहत के लिए इतना जरूरी क्यों है। चलिए अब इसकी बिगर पिक्चर को समझते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, ईसीआई भारतीय लोकतंत्र में विश्वास की बुनियाद है, क्योंकि देश के नागरिकों को यह भरोसा होता है कि प्रोसेस फेयर है, इसीलिए वो रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं, भले ही उनकी पसंद की पार्टी हार जाए। और इसी विश्वास की वजह से पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर पॉसिबल होता है। मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी को सत्ता शांतिपूर्ण तरीके से ट्रांसफर हो जाती है। बिना एक ट्रस्टेड रेफरी के ये पूरा खेल बिखर सकता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम पूरी मेहनत से करती है ताकि सबको बराबर का मौका मिले और हर आवाज सुनी जा सके। वो डेमोक्रेसी के लिए एक स्टेज तैयार करती है, लेकिन उस स्टेज पर परफॉर्म करने वाले एक्टर्स यानी सिटीजन्स का भी रोल है। कमीशन आपको वोट देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती या ये नहीं बता सकती कि किससे वोट देना है। वो हिस्सा हमेशा से आप पर निर्भर करता है। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस की इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं, इंडिया का इलेक्टोरल प्रोसेस, यानी हमारे देश में इलेक्शंस, चुनाव आखिर होते कैसे हैं। इतना बड़ा देश, इतने सारे लोग, ये सब मैनेज कैसे होता है। आज हम इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कभी सोचा है आपने कि आपका या आपके पेरेंट्स का जो एक वोट होता है वो आखिर एक पूरी की पूरी गवर्नमेंट, एक पूरी सरकार में कैसे बदल जाता है। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक पूरी जर्नी है। तो चलिए उस जर्नी को, उस सफर को आज हम देखते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है द इलेक्शन जर्नी फ्रॉम पीपल टू पार्लियामेंट। इसमें हम देखेंगे कि जनता से लेकर पार्लियामेंट तक का रास्ता कैसे तय होता है, एक एक कदम बिल्कुल क्लियर कट तरीके से। अच्छा, सबसे पहला सवाल, क्या पूरे इंडिया में लोग एक साथ एक ही लिस्ट में से किसी को भी वोट कर देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। पूरे देश को छोटे छोटे ज्योग्राफिकल एरियाज में डिवाइड किया जाता है। इन्हीं एरियाज को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैम, आप इस टर्म को थोड़ा और सिंपल में समझाएंगी? हाँ सर, कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम हिंदी में कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र। इसका मतलब है एक ऐसा इलाका जहां से एक रिप्रेजेंटेटिव यानी एक प्रतिनिधि चुना जाता है। जैसे लोकसभा इलेक्शंस के लिए पूरे इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी जीतकर पार्लियामेंट जाता है।
बिल्कुल ठीक। तो अब जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन गई तो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस शुरू होता है और ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलता है जिसके 8 मेन स्टेप्स हैं। चलिए गौर से सुनिए। स्टेप 1, एस्टैब्लिशिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी इन निर्वाचन क्षेत्रों को तैयार करना। स्टेप 2, फाइनलाइजिंग वोटर लिस्ट यानी कौन कौन वोट देगा उनकी लिस्ट बनाना। स्टेप 3, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, अब आते हैं उम्मीदवार जो चुनाव लड़ेंगे। स्टेप 4, दी इलेक्शन कैंपेन, इसे तो आप सब जानते हैं, चुनाव प्रचार। स्टेप 5, एक्चुअल वोटिंग, वो दिन जब लोग जाकर वोट डालते हैं। स्टेप 6, काउंटिंग ऑफ वोट्स, फिर सारे वोट्स गिने जाते हैं। स्टेप 7, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, जीतने वाले का नाम अनाउंस होता है। और आखिरी स्टेप 8, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर चुनाव में कोई गड़बड़ हुई हो तो उसकी शिकायत और सोल्यूशन। ये पूरे 8 स्टेप्स मिलकर इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, अब सोचिए, इतना बड़ा इवेंट है, इतने सारे कैंडिडेट्स, इतनी सारी पार्टीज, अगर कोई रूल्स ना हो तो क्या होगा? सब अपनी मनमानी करेंगे, है ना? इसीलिए एक फेयर गेम के लिए एक रूल बुक का होना बहुत जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे उसी रूल बुक की। इस रूल बुक का ऑफिशियल नाम है कोड ऑफ कंडक्ट। मैम, क्या है ये कोड ऑफ कंडक्ट? सर, कोड ऑफ कंडक्ट को हिंदी में आचार संहिता कहते हैं। ये कुछ रूल्स और रेगुलेशंस का सेट है जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जारी करता है। इलेक्शन अनाउंस होने से लेकर रिजल्ट्स आने तक हर पॉलिटिकल पार्टी, हर कैंडिडेट और यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट उस वक्त पावर में है उसे भी ये सारे नियम मानने पड़ते हैं। इसका मेन मकसद ये है कि चुनाव बिल्कुल फेयर यानी निष्पक्ष तरीके से हो। तो इस कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है? देखिए, सबसे पहले आप वोटर्स को पैसे या गिफ्ट देकर उनका वोट नहीं खरीद सकते। शराब बांटना ये भी गलत है। जो पार्टी पावर में है वो सरकारी गाड़ी, सरकारी पैसा या सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल अपने कैंपेन के लिए नहीं कर सकती। आप जाति या धर्म के नाम पर झगड़ा या हिंसा नहीं भड़का सकते। और पोलिंग बूथ पर कब्जा करना या वोट में चीटिंग करना, ये सब सख्ती से मना है। इन रूल्स को तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन क्या हमेशा सब कुछ आसानी से हो जाता है? रूल्स तो बना दिए, पर उन्हें फॉलो करना और करवाना उतना ही मुश्किल है। रियल वर्ल्ड में एक फेयर इलेक्शन के रास्ते में बहुत सी बढ़ाई हैं, बहुत से ऑब्स्टैकल्स आते हैं। अब हम उन्हीं चैलेंजेस की बात करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये लेक्चर आसानी से समझ आ रहा है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो जैसा मैंने कहा, कागज पर सिस्टम बहुत अच्छा दिखता है, एकदम फेयर, एकदम बैलेंस्ड। लेकिन असलियत में जब इलेक्शन जमीन पर उतरता है तो उसके सामने बहुत सीरियस चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं। ये चैलेंजेस हैं क्या? सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है मिसयूज ऑफ मनी। चुनावों में बहुत बड़े पैमाने पर पैसा और कभी-कभी शराब का इस्तेमाल होता है वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। दूसरा बड़ा चैलेंज है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब ऐसे लोग जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं वो भी चुनाव लड़ते हैं और कभी-कभी जीत भी जाते हैं। इसके अलावा वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट भी एक प्रॉब्लम है। अलग अलग पार्टीज के सपोर्टर्स के बीच झगड़े और मारपीट की खबरें आती रहती हैं। और आखिरी, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, यानी जो पार्टी पावर में है वो अपने फायदे के लिए सरकारी ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकती है। ये सभी हमारे डेमोक्रेसी के लिए बड़े खतरे हैं। तो अब सवाल उठता है कि इन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है? ऐसा नहीं कि सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। हमारे डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाने के लिए समय समय पर कुछ सुधार यानी रिफॉर्म्स किए जाते हैं। चलिए अब उन रिफॉर्म्स पर एक नजर डालते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है औरतों का, वेमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। पहले क्या होता था कि वोट डालने वालों में मर्द ज्यादा होते थे और औरतें कम। अब धीरे धीरे ये गैप कम हो रहा है। लेकिन हमारा गोल क्या है मैम? सर, गोल है 50-50 पार्टिसिपेशन। क्योंकि देश की आबादी में जब औरतें लगभग बराबर हैं तो वोटर्स में भी उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। एक ऐसी सरकार जो सबको रिप्रेजेंट करे तभी बन सकती है जब सब लोग, मर्द और औरतें, बराबर वोट करें। अब आते हैं उस क्रिमिनलाइजेशन वाली प्रॉब्लम पर। उसके लिए क्या सुधार हो रहा है? अब इसके लिए सीधा पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर डाला जा रहा है। उन्हें डिस्करेज किया जा रहा है, मतलब उन्हें रोका जा रहा है कि वो ऐसे उम्मीदवारों को टिकट ना दें जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हो। कोशिश यह है कि सिस्टम में गंदे लोग घुसने से पहले ही उनका रास्ता बंद कर दिया जाए। तमाम एग्जाम के लिए क्या आप इन सभी रिफॉर्म्स को एक साथ समराइज कर सकती हैं? जरूर सर। तो चलिए सभी की रिफॉर्म्स को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। पहला, विमेन्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना, वोटर्स के रूप में भी और कैंडिडेट्स के रूप में भी। दूसरा, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ने से रोकना। तीसरा, इलेक्शन में होने वाले खर्चों की कड़ी जांच करना ताकि पैसे का गलत इस्तेमाल रुके। चौथा, ये सुनिश्चित करना कि रूलिंग गवर्नमेंट अपनी पावर का गलत फायदा ना उठाए।
और पांचवा, सबसे इम्पोर्टेंट, वोटर्स को इतना जागरूक और शक्तिशाली बनाना कि वो सोच समझकर जिम्मेदारी से अपना फैसला लें। ये सारे सुधार एक ही चीज के लिए हैं, ताकि हर नागरिक बिना किसी डर या लालच के अपनी मर्जी से वोट दे सके। बिल्कुल सही। तो आज हमने पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस देखा, कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेकर रिफॉर्म्स तक। अब आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप सब हमारे देश के फ्यूचर सिटीजन्स हैं। इस पूरे प्रोसेस को समझने के बाद आपको क्या लगता है, वो एक कौन सा सबसे बड़ा बदलाव है, वो कौन सा एक सिंगल बिगेस्ट चेंज है जिससे हमारे देश के इलेक्शंस और भी बेहतर और भी फेयर हो सकते हैं? इस पर ज़रूर सोचना। इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ खत्म होता है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।